आज हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में पहला प्रश्न, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, जीन पियाजे एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमता के विकास से संबंधित अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर करते हुए सिद्ध किया कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चे की बुद्धि और कार्य क्षमता का विकास होता है और बच्चा जिस अवस्था में होता है उसी से संबंधित संज्ञानात्मक क्षमता का प्रदर्शन करता है। जिन पियाजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक मानते हुए उन्हें सक्रिय ज्ञान निर्माता माना है और बताया है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के प्राथमिक नियम क्या है? व्हाट आर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग? तो देखिए, थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक अधिगम का सिद्धांत दिया था और उसी के अंतर्गत उन्होंने सीखने या अधिगम के नियम बताए हैं। इनके अनुसार अधिगम के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 मुख्य नियम और नंबर 2 गौण नियम। तो जो मुख्य नियम है उनके अंतर्गत उन्होंने 3 नियम बताए हैं। पहला नियम तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा प्रभाव या संतोष का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए, बुद्धि लब्धि मतलब होता है कि बुद्धि लब्धि तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का एक पैमाना है। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 में विलियम स्टर ने किया था, लेकिन 1916 में टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि से संबंधित एक सूत्र दिया था, यानी आईक्यू से संबंधित एक सूत्र देते उन्होंने कहा कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, यानी IQ इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तित्व को परिभाषित करिए। तो देखिए, व्यक्तित्व जिसे हम अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, लैटिन शब्द पर्सोना से बना है और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। पुराने समय में लोग रंगमंच पर या नाटक करते समय अपने चेहरे पर एक मास्क लगाते थे जिसे पर्सोना कहा जाता था और प्राचीन मत के अनुसार व्यक्तित्व को बाह्य आवरण समझा जाता था। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को बाह्य प्लस आंतरिक गुणों यानी व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुणों के योग को व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। और व्यक्तित्व से संबंधित आल्पोर्ट की एक परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक या मनोशारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनोखा समायोजन स्थापित करता है। अगला प्रश्न, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का मूल आधार क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलो ने दिया था और पावलो ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया था। तो इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जब स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों को एक साथ देने पर व्यक्ति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। लगातार ऐसा करने से जब केवल अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अनुबंधन के फलस्वरूप स्वाभाविक अनुक्रिया करना सीख जाएगा। और इस सिद्धांत में इन्होंने कुत्ते को भोजन दिया और भोजन के साथ ही उन्होंने घंटी बजाई और बाद में सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्ते ने लार स्रावित करना सीख लिया। तो हम कह सकते हैं कि भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक था, घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक था और दोनों का अनुबंधन कराया गया तो जो लार टपकाने की स्वाभाविक अनुक्रिया होती है उसमें कुत्ते ने सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार टपकाना सीख लिया। अगला प्रश्न, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, बहुत ही छोटा प्रश्न है। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो बुद्धि के समूह कारक ग्रुप फैक्टर थ्योरी इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थर्स्टन थे। तो देखिए, जब आपसे बहुकारक पूछेगा तो इसका उत्तर आप थॉर्नडाइक लिखेंगे और जब आपसे समूह कारक, क्योंकि इंग्लिश में आप इसको समझिएगा, बहुकारक यानी मल्टी फैक्टर पूछेगा तो थॉर्नडाइक और ग्रुप फैक्टर यानी समूह कारक पूछेगा तो थर्स्टन का नाम लिखना है। तो देखिए, समूह कारक सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि जो होती है कुछ योग्यताओं का समूह होता है और इन्होंने अपने सिद्धांत में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया है।
अगला प्रश्न, प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, उनके एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में बीने और साइमन द्वारा किया गया, और बाद में जैसे जैसे इसमें काम होता गया तो माना गया कि बुद्धि परीक्षण जो है प्रशासन के आधार पर 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और नंबर 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यदि हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण लिखें तो जो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, वो इसके अंतर्गत आता है। परीक्षण भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आर्मी अल्फा परीक्षण परीक्षण इसके अंतर्गत आता है। यदि हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में चर्चा करें तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में धन समय ज़्यादा लगता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक से ज़्यादा व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, इसमें धन और समय कम लगता है। अगला प्रश्न, चोम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत की संक्षिप्त में व्याख्या करें। तो देखिए, चोम्स्की साहब एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके अनुसार भाषा सीखने की क्षमता एक जन्मजात कौशल है। बच्चा भाषा सीखने के उपकरण के साथ पैदा होते हैं, जिसे इन्होंने लैड अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या हिंदी में कह सकते हैं कि भाषा अधिग्रहण उपकरण माना है। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मतलब मस्तिष्क से है और स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, यानी मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के स्वास्थ्य को दर्शाता है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक, व्यवहारिक और भावात्मक स्वास्थ्य से है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रथम प्रयोग 1908 में C.W. बियर्स ने किया था, और देखा जाए पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं को देखें तो बहुत सारे उदाहरण इनको देखने को मिलते हैं। जैसे ये आत्मविश्वासी होते हैं, संवेगात्मक परिपक्वता इनमें पाई जाती है, वातावरण के साथ इनका समायोजन अच्छा होता है, ये सहनशील होते हैं, इनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये संतोषी होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है इनमें, इनका जो डेली रूटीन होता है वो अच्छा होता है, नियमित दिनचर्या इनकी होती है, समय से उठना, समय से हर कार्य करना, समय से सोना, और ये अपने अनुभव से सीखने की क्षमता इनमें अच्छी होती है। अगला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो देखिए, अधिगम या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया की सफलता बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, और देखा जाए तो अधिगम को बहुत सारे फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं, जिसमें नंबर 1 हम कह सकते हैं कि जो लर्नर है, विद्यार्थी, उससे संबंधित कारक होते हैं। यदि विद्यार्थियों से संबंधित कारक को देख लें तो उनकी सीखने की इच्छा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, बुद्धि, ये प्रमुख है। जो सिखाने वाले हैं, शिक्षक, उनसे संबंधित भी कारक होते हैं, जैसे विषय का ज्ञान अध्यापकों कैसा है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान है या नहीं, शिक्षक किस शिक्षण विधि से बच्चों को पढ़ा रहा है, और शिक्षक का व्यक्तित्व भी बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है। और यदि हम पाठ्य वस्तु से संबंधित कारकों को देखें तो उसमें विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, सरल है या कठिन है, विषय वस्तु का आकार कैसा है, विषय वस्तु में किस भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, विषय वस्तु रुचिकर है या नहीं, विषय वस्तु का विषय स्तर कैसा है, और वातावरण से संबंधित भी कारक होते हैं, जैसे उनके घर का वातावरण कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है। ये कारक भी जो है बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए, या भाषा विकास के निमित्त स्किनर के सिद्धांत की व्याख्या करें। अगला प्रश्न, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर कीजिए, या व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत की विवेचना करें। नेक्स्ट, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ बताइए। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत आपको बताया गया था, इसके जनक स्किनर साहब हैं। अगला प्रश्न, अधिगम अंतरण क्या है, अधिगम अंतरण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। नेक्स्ट, सामाजिक दक्षता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक दक्षता के महत्व पर प्रकाश डालिए। या संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, संप्रत्यय निर्माण के महत्वपूर्ण चरण क्या हैं। अगला प्रश्न, उचित उदाहरण की सहायता से अधिगम शैलियों, लर्निंग स्टाइल की व्याख्या करें, या व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन करिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी, जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न,
बुद्धि के एसआई मॉडल, जिसको हम गिलफोर्ड का सिद्धांत भी कहते हैं, उसका सचित्र वर्णन करें। अगला प्रश्न, ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसी की व्याख्या करते हुए इसके शैक्षिक महत्व को दर्शाइए। 9वां प्रश्न, अधिगम को परिभाषित कीजिए और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विस्तार से विवेचना करिए। अगला प्रश्न, समायोजन को परिभाषित करें। व्यक्तित्व निर्माण में उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, हल के आवश्यकता संबंध सिद्धांत की व्याख्या उचित उदाहरण से करते हुए इसके शैक्षिक महत्व को बताइए।